Hello students, welcome back to Dakshinai classroom. Now we will study set theoretical notion of probability. इसमें क्या है, सबसे पहले तो आप समझो कि जैसे मैं बोलूं आपसे कि एक सेट है आपके पास A और एक सेट है B, ठीक है। एक सेट है A और एक दूसरा है B, ठीक है। ये जो रीजन है इसको हमने बोला रीजन नंबर 1। कौन सा? ये वाला। ए को पूरे को 1 नहीं बोला गया। 1 किसको बोला गया? बस इतना, ये जो शेडेड पोर्शन है। 2 बोला गया इसको, किसको? ये वाला जो दोनों में कॉमन है। और इसको बोला गया रीजन नंबर 3। कौन सा? ये वाला, मतलब 2 को छोड़ के बी में जो आ रहा है। और जो बाहर वाला है इसको बोला गया है रीजन नंबर 4, ठीक है। और ये जो बॉक्स है आपका क्या होता है? यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो यदि मैं बात करूं आपसे, बात को समझना। सबसे पहले जो 1 बोला गया है, कौन सा बोला गया है? ए में वो वाला पार्ट जो 2 रीजन नहीं है, मतलब ये जो शेडेड पोर्शन है, ठीक है। 2 जो दोनों में कॉमन है, 3 जो बी में आ रहा है बट ये कॉमन नहीं है, मतलब ये वाला। बात समझ में आ रही है? और 4 क्या है? जो बाहर वाला पोर्शन है। तो ये 1 2 3 4 ये जो पूरा मिलके आपका पूरा रीजन जो भी पॉसिबल है वो आ गया, ठीक है। अब मैं बात करूं आपसे कि ए जो है, ए कौन सा है आपका रीजन? ए है आपका 1 + 2। 1 नहीं बोलोगे क्योंकि 1 तो सिर्फ इतना है, और 2 ए जो है वो क्या 1 और 2 को मिलके बन रहा है, ठीक है। बी जो है वो कौन सा रीजन है आपका? 2 + रीजन नंबर 3। ए बार की बात करें तो ए बार क्या होगा? ए को छोड़ के, मतलब 1 और 2 को छोड़ के कौन कौन सा रीजन हो गया? ये 3 और 4। आ रही बात समझ में? सिमिलरली बी जो है वो बी आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपको बी को छोड़ के, मतलब 2 और 3 को छोड़ के 1 और 4। आ रही बात समझ में? ठीक है। ओके। और जो 2 हमने बोला है, 2 किसको बोला गया है? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो ए में भी आए और बी में भी आए, तो कौन सा है वो? रीजन नंबर 2। अच्छा, इसको लिखने का तरीका होता है, ए बी भी कहीं कहीं लिखते हैं और ऐसा भी इसको पढ़ते हैं, ए एंड बी, ठीक है। तो ये कौन सा रीजन है आपका? रीजन नंबर 2। आ रही बात समझ में? कौन सा रीजन है? रीजन नंबर 2। अब हम बात करें ए यूनियन बी की, तो ए यूनियन बी मतलब क्या होता है भाई? सबसे पहले तो इसको ऐसे भी पढ़ते हैं, ए और बी, ठीक है। या फिर इसका मतलब होता है एटलीस्ट 1 ऑफ ए और बी, मतलब कम से कम ए हो या बी हो या दोनों के दोनों हो तो भी चलेगा। एटलीस्ट 1 ऑफ ए और बी मतलब ए होगा या बी होगा या फिर ए बी दोनों हो। मतलब कौन कौन सा रीजन आ गया यहां पर? अब देखो तो रीजन नंबर 1 + 2 + 3, मतलब ओनली 1 आ गया, ओनली 3 आ गया तो ए हो गया, और 3 आ गया तो बी हो गया, और 2 आ गया तो दोनों के दोनों हो गए। तो 1 2 3 ये दोनों रीजन हमें चाहिए। सारी बात समझ में? ये क्या होता है? इसका मतलब ध्यान से समझना, एटलीस्ट 1 ऑफ ए और बी। आगे बात समझ में? ठीक है। अब आपसे बोला जाए कि ए इंटरसेक्शन बी बार, ए इंटरसेक्शन बी बार मतलब ए हो और साथ ही साथ बी ना हो। क्या बोल रहा है ये? ए इंटरसेक्शन बी बार मतलब इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, ए बट नॉट बी। तो ए में कौन कौन सा रीजन है? 1 और 2, और बी में कौन सा रीजन है? 2 और 3। तो इसको छोड़ के कौन सा बचता है? ओनली रीजन 1। क्या ये बात समझ में आती है? ए इंटरसेक्शन बी बार का मतलब है कि ए होगा पर उसमें से बी वाला पोर्शन आपको हटा देना है। सॉरी, बी बार बोला है ना, इंटरसेक्शन बी बार। तो बी बार कौन सा हो जाएगा? आप यहां भी देख सकते हो कि ए और बी बार इन दोनों में जो कॉमन है वो कौन सा रीजन है? 1 है क्या? ए होगा, मतलब ए होगा तो 1 और 2, पर उसमें बी नहीं होना चाहिए क्योंकि बी बार है ना। तो बी नहीं होना चाहिए, तो मतलब 2 नहीं होना चाहिए, 2 और 3 नहीं होना चाहिए, बट आ कौन सा रहा है? 1 और 2। तो 2 को हटा दो, बचा क्या? 1। आगे बात समझ में? आपसे बोला जाए ए इंटरसेक्शन बी बार, ये क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी बार का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले तो आप ये समझो, नाइदर ए नॉर बी, या फिर इसको ऐसा ही बोलते हैं, नन ऑफ ए और बी, मतलब ना ही ए हो ना ही बी हो।
आगे बात समझ में, ए बार इंटरसेक्शन बी बार, भाई ये जो बताया जा रहा है ना एटलीस्ट वन ऑफ ये ए एंड बी, ठीक है, ए बट नॉट बी, इसका ध्यान रखना क्योंकि हम इसको प्रोबेबिलिटी में कैसे यूज करेंगे वो आगे आने वाला है, तो इसलिए मैं ज्यादा एनर्जी के साथ ही बता रहा हूँ। नन ऑफ ए और बी मतलब ए इंटरसेक्शन, ए बार इंटरसेक्शन बी बार, तो ए बार इंटरसेक्शन बी बार, दोनों में इंटरसेक्शन क्या है, रीजन नंबर 4 है क्या, तो 4 जो है, अब रीजन नंबर 4 देखो, नहीं ए आ रहा नहीं बी आ रहा है, मतलब सिर्फ जैसे रीजन नंबर 1 2 3 ये कौन सा हो गया, ए आई बी आई, मतलब ए आई या फिर बी आई, ए और बी है ना, ए यूनियन बी क्या है, ए और बी, और एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, ठीक है, तो ये क्या है कि ए बी कुछ ना है, रीजन नंबर 4 हो गया। आ रही बात समझ में यहां तक, ठीक है। नाउ समझना बात को, हमने बोला एनएस, एनएस क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। एनएस क्या बोला गया है कि ये आपका सैंपल स्पेस है, ये सेट एस हुआ, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसको हमने डिनोट कर दिया एन एस से। आ रही बात समझ में, किससे डिनोट कर दिया, एन एस से, ठीक है। और एन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, एन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन, कौन सा रीजन बन रहा था हमारा, ए इंटरसेक्शन बी रीजन नंबर 2। आ रही बात समझ में, बोलो आ रही ना बात समझ में, ओके। अब हम बोले आपसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी की यदि प्रोबेबिलिटी निकालना तो क्या करते हैं हम, फेवरेबल केस अपॉन में टोटल, तो फेवरेबल केस कितने हुए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन एस, तो ये आपका हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ, या इसको ऐसे समझो आप कि रीजन नंबर कौन सा हुआ, ये 2, और एनएस में कौन कौन सा रीजन आ जाएगा, 1 + 2 + 3 प्लस रीजन नंबर 4, मतलब उनके एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, रीजन की बात कर रहे हैं मतलब उनके एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे हम यदि किसी और की प्रोबेबिलिटी लिखे, जैसे यहां से हम लिखे ए इंटरसेक्शन बी बार के, ए इंटरसेक्शन बी बार, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए इंटरसेक्शन बी बार अपॉन में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ऐसे ही सिमिलरली एन ए यूनियन एस, ये क्या होगा, ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, मतलब ए और बी या एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, ठीक है। तो इस ये कौन कौन सा रीजन है, सबसे पहले तो ये देखो कौन सा है, 1 2 और रीजन नंबर 3, तो ये होगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन। अब क्या करते हैं, ए में कौन कौन से आपके रीजन आ गए, 1 and 2, बी में कौन कौन से आ गए, 2 and 3। हमें क्या चाहिए था, 1 2 3, एक एक बार चाहिए था, 2 कितनी बार आ गया, 2 बार, तो एक बार हमें रीजन नंबर 2 माइनस कर दिया, ऐसे याद रखना, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना, इसमें रीजन कौन कौन सा आना चाहिए, 1 2 3 आना चाहिए, इसमें कौन कौन सा आ रहा है, 1 और 2, इसमें कौन सा आ रहा है, 2 और 3, तो हमने रीजन नंबर 2 माइनस कर दिया, तो 2 2 बार आ रहा था, चाहिए कितनी बार था, एक बार, तो उसको एक बार माइनस कर दिया। आगे बात समझ में। अब इस पूरे को मैं सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दूं, तो ये बन जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और ये बन जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये बनेगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। तो जैसे सेट में चलता है वैसे ये चलेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी। समझ में आ गया प्रोबेबिलिटी से हमने कैसे रिलेट किया है इसको। यदि आपसे बोला जाए कि दो इवेंट है E1 और E2, आपसे बोला जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एटलीस्ट वन ऑफ E1 और E2, तो आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2। तो वो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2।
कैसे याद रखना है, बहुत ही सिंपल है। इसमें रीजन 1 2 आ रहा है, इसमें रीजन 2 3 आ रहा है। हमें क्या चाहिए था 1 2 3, तो 1 और 3 से एक एक बार आ रहा है। 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो एक बार माइनस कर दिया। आगे बात समझ में। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये क्या हुआ, एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी। प्रोबेबिलिटी अब पूछा जाए आपसे कि एग्जैक्टली टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली टू, मतलब क्या पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ए एंड बी बोथ एट अ टाइम, ये पूछा जा रहा है। मतलब किसकी बात कर रहा है वो, इंटरसेक्शन की बात कर रहा है। तो ये हम बताएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अच्छा, पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी। ध्यान से सुनना, ये क्या बोल रहा है। यहां क्या बोला था, एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी। अब क्या पूछा जा रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी। तो किसकी बात कर रहा है, समझना आप ध्यान से। मतलब एग्जैक्टली वन हो, जैसे ये सेट ए था, ये बी है, तो सिर्फ ए और ए हो मतलब ये वाला रीजन, और सिर्फ बी और बी हो मतलब ये वाला रीजन। तो आपसे ये पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, ए इंटरसेक्शन बी बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बार। क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी बार करेंगे तो कौन सा रीजन आ गया, रीजन नंबर 1, और बी इंटरसेक्शन ए बार करेंगे तो कौन सा रीजन आ गया, रीजन नंबर 3। क्योंकि इसमें जो पूछ रहा है वो आपसे पूछ रहा है रीजन नंबर 1 प्लस रीजन नंबर 3 की प्रोबेबिलिटी सिर्फ। आगे बात समझ में। तो रीजन नंबर 1 और 3 चाहिए हमें। तो इसको आप देखो, मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए करता हूं और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को ऐड करता हूं, तो इसमें ए में 1 और 2 दोनों आ गए, ठीक है। बी में 2 और 3 दोनों आ गए। हमें क्या चाहिए, 1 और 3। 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो आप क्या करो, 2 बार ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दो। बहुत ही सिंपल है समझना। आपसे बोला गया है कि एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, मतलब रीजन नंबर 1 और 3 की बात कर रहा है आपसे। अरे बात समझ में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किया, तो उसमें क्या हुआ, ये 2 कितनी बार आ रहा है, मतलब दोनों का कॉमन रीजन जो है कितनी बार आ रहा है, 2 बार। चाहिए कितनी बार, एक बार भी नहीं, तो 2 बार माइनस कर दिया हमने। आगे बात समझ में। अब इसी में हम आगे, और जैसे आपसे पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, जैसे हमने लिखा था यहां पर, यहां से भी हम जा सकते हैं। कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार। सबसे पहले तो समझो आप कौन सा रीजन बोल रहा है, कौन सा रीजन बोल रहा है आपसे, रीजन नंबर 1 की बात कर रहा है, मतलब ओनली ए। इसको पढ़ने का तरीका एक ये भी होता है, ओनली ए इंटरसेक्शन बी बार इज नथिंग बट, यदि आपसे पूछा जाए ओनली ए, मतलब बी वाला पार्ट हटाना है, मतलब जो दोनों में कॉमन आ रहा है वो हटाना है, 2 को हटाना है। आ रही बात समझ में। ओके, तो ओनली ए चाहिए, तो हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किया और उसमें से ए इंटरसेक्शन बी हटा दिया। क्योंकि ए में क्या क्या आ रहा है, 1 और 2 आ रहा है, तो उसमें से हमने 2 माइनस कर दिया, तो बचा कौन सा रीजन, रीजन नंबर 1, उसकी प्रोबेबिलिटी। वही तो पूछ रहा है आपसे। ओके, और ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बार, तो ये क्या पूछना चाह रहा है आपसे, ओनली बी। और कौन सा रीजन है ओनली बी का, 3। तो वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्योंकि इसमें 2 और 3 आ रहा है, हमने 2 माइनस कर दिया, तो बचा कौन सा, प्रोबेबिलिटी, रीजन नंबर 3 की प्रोबेबिलिटी। कोई डाउट आपसे। अब फिर ये पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ये किसकी बात हुई, ए बार इंटरसेक्शन बी बार, कहीं लिखा होगा, ये लिखा हुआ है, कौन सा है, रीजन नंबर 4। रीजन नंबर 4 की प्रोबेबिलिटी, या फिर हम ऐसे बोले, अच्छा भाई, टोटल सैंपल स्पेस, इस पूरे की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1। अरे मतलब मैं बोलूं कि रीजन 1 2 3 या 4 में से कोई एक हो जाए, तो प्रोबेबिलिटी तो 1 होगी ना, क्योंकि 4 रीजन है आपके पास, 1 2 3 और 4। अच्छा, 4 रीजन कौन सा है, बाहर वाला। अरे बात समझ में, पूरा, तो मतलब पूरा सैंपल स्पेस कवर हो गया कि रीजन 1 रीजन 2 रीजन 3 और रीजन 4 में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। तो हम इसमें 1 में से ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दें, मतलब 1 में क्या क्या आ गया, रीजन नंबर 1 2 3 एंड 4। ए यूनियन बी में क्या आ गया, 1 2 एंड 3। तो बचा किसकी प्रोबेबिलिटी है, ये 4, रीजन नंबर 4 ही तो चाहिए था हमें। ए बार इंटरसेक्शन बी बार, रीजन नंबर 4 है। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यूनियन बी बार, ए बार यूनियन बी बार, ये किसकी बात कर रहा है, पहले ये समझो आप। ए बार जो होगा
वो कौन सा रीजन होगा आपका? 3 और 4, 3 और 4, ठीक है। ए बार जो होगा वो होगा 3 and 4, ठीक है। और बी बार जो होगा वो होगा आपका 1 and 4। तो यूनियन लेंगे तो क्या आ गया? 1, 3 and 4। ए बार यूनियन बी बार, तो दोनों में यूनियन लेंगे तो कौन कौन सा रीजन आ गया? 1, 3, 4। तो इसमें हम क्या करें? 1 माइनस कौन सा रीजन माइनस कर दे? 2। मतलब 1 में 1, 2, 3, 4 आ गया, इसमें कौन सा आ गया आपका? रीजन नंबर 2। तो बचा क्या? रीजन नंबर 1, 3, 4 की प्रोबेबिलिटी है क्या? और वही चाहिए था क्या हमें? तो अब यहाँ ध्यान रखना, ए बार इंटरसेक्शन बी बार क्या होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। और ए बार यूनियन बी बार की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके। और ऐसे यदि आपको फॉर्मूले बनाना है तो आप तो जितने भी टाइप के हो सकते हैं वो हम बना सकते हैं। तो मेन चीज तो आपको क्या ध्यान रखनी है कि कैसे ये आए हैं, ठीक है। और सिंपल तरीका है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको समझना जरूरी क्यों है? क्योंकि अभी हमने 2 सेट लिए हैं। अब इसी तरीके से हम जब हमारे 3 सेट होंगे तब प्रोबेबिलिटी लिखनी होगी एटलीस्ट, जैसे हम सेट्स में करते हैं ना प्रोबेबिलिटी। सेट्स में हमने लिखा होगा ये देखो क्या, ये ए यूनियन बी यूनियन सी। तो अब इसको सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दो तो वो क्या बन जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो आपको सेट वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए कैसे आता है। और यदि नहीं पता हो तो जैसे हमने ये लिखा है वैसे हम जब 3 सेट होंगे तब उसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, ठीक है। तो समझ में आ जाना चाहिए। नहीं आया है तो एक बार फिर से इसको लेक्चर को देखो आप, ठीक है। कोई इसमें कुछ भयंकर वाली बात नहीं है, हाँ सिंपल चीजें हैं, ठीक है। अब जैसे आप किसी की प्रोबेबिलिटी आप लिखना चाहो, आपके दिमाग में कुछ आ रहा है तो आप लिख सकते हो बिल्कुल, ठीक है। और ये ध्यान रखना, एग्जैक्टली 2 समझ में आ गया? एग्जैक्टली 2 का मतलब कि ए और बी दोनों के दोनों हो रहे हैं। ये आप मीनिंग में जाओ, क्योंकि आपको जैसे प्रोबेबिलिटी में कोई क्वेश्चन मिलेगा, सेंटेंस आएगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए एंड बी बोथ, मतलब दोनों एक साथ होना चाहिए, तो एग्जैक्टली 2। तो वो आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए, आइदर ए और बी, एग्जैक्टली ए और एग्जैक्टली बी, ऐसा पूछा जाए तो हम क्या बोलेंगे कि एग्जैक्टली 1 ऑफ ए और बी। तो उसमें क्या लगेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इसमें रीजन 2 जो है दोनों का कॉमन है, वो कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो हमने 2 बार माइनस कर दिया, क्योंकि ये जो है वो कौन सा रीजन है? सेकेंड रीजन। तो उसको हमने 2 बार माइनस कर दिया। आ रही बात समझ में? और एटलीस्ट 1 ऑफ ए और बी, मतलब ए भी हो जाए बी भी हो जाए, या दोनों ओनली ए। एटलीस्ट 1 ऑफ ए और बी का मतलब हुआ ओनली ए हो जाए, ओनली बी हो जाए, या ए और बी दोनों एक साथ हो जाए, वो भी चलेगा। तो ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी बी में रीजन नंबर 1, 2 और 2, 3। 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। चाहिए कितनी बार? 1 बार। तो 1 बार माइनस कर दिया। इसमें 1 बार भी नहीं चाहिए था, 2 बार माइनस कर दिया। आगे बात समझ में? ठीक है। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्या बोल रहा है? लेट अ डाई इज रोल्ड एंड डिफाइंड इवेंट ए एज आउटकम इज प्राइम एंड इवेंट बी एज आउटकम इज मल्टीपल ऑफ 3, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। ओके, सबसे पहले तो इवेंट जो ए है क्वेश्चन नंबर 25 में, वो क्या बोल रहा है? प्राइम। तो एक डाई को थ्रो करने में 1 से 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स है और सारी इक्वली लाइकली है। प्राइम आउटकम तो वो क्या हो सकता है? 2, 3 और 5, ठीक है। और मल्टीपल ऑफ 3 यदि बोला जाए तो वो क्या हो सकता है? 3 और 6, ठीक है। यदि हम इसको सेट में बात करें आप, ठीक है, तो सैंपल स्पेस क्या हो गया आपके पास? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ए इवेंट और बी है, ठीक है। तो ए में क्या क्या आ रहा है? 2, 3, 5 और बी में आ रहा है 3, 6। तो दोनों में कॉमन क्या है? 3। और इसमें क्या 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 आएगा? 2 and 3, सॉरी 2 and 5, और इधर आ गया आपका 6, और बचा कौन सा? 1। तो वो बाहर आ गया, ठीक है। अच्छा, 1 और 4, तो 4 + 2, 6। तो सारे आउटकम आ गए क्या आपके पास? 6, ठीक है। डाई को थ्रो करने पे सैंपल स्पेस क्या क्या बनेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। ए में 2, 3, 5 आ रहा है, बी में 3, 6 आ रहा है, 3 कॉमन हो गया दोनों में, और बाहर जो आ गया वो आ गया 1 और 4। अब देखो 1 by 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इवेंट ए अकर्स। इवेंट ए होने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपॉन में सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट सिंपल स्पेस। ए में क्या क्या आ रहा है? 2, 3, 5, तो टोटल 3/6, दैट इज हाफ, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। सेकेंड, ए और बी अकर। ए और बी अकर्स मतलब
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी एटलीस्ट वन ऑफ देम अकर्स। आगे बात समझ में? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, आप ऐसे भी देख सकते हो कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट है, 2 5 3 6, कितने एलिमेंट है, 4। इक्वली लाइकली है सारे, डाई को थ्रो करने में जो आउटकम्स आएंगे इक्वली लाइकली होते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6। ऐसे बोल दो या फिर ऐसे बोल दो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसमें और इसमें 3 जो है 2 बार आ रहा चाहिए, कितनी बार, एक बार, तो ए इंटरसेक्शन बी माइनस करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है, 3/6। बी की प्रोबेबिलिटी 2 एलिमेंट है 3 और 6, तो 2/6 माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब कितना एलिमेंट है, 1। टोटल कितने हमारे पास, 6, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, तो ये हो गया आपका 4/6, 2/3। ऐसे बोल दो या फिर डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 4 एलिमेंट है इसमें, 4/6, ऐसे ही बोल सकते हो ए यूनियन बी में, ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट इसका देखें हम। थर्ड पार्ट में बोल रहा है ओनली ए अकर्स। ओनली ए अकर्स मतलब कौन सा हो गया, कितने, ओनली ए में कितने एलिमेंट है, ये दो आपके पास, 2 और 5, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/6, ऐसे बोल दे। या फिर हमने जो अभी देखा है कि ए ओनली ए अकर्स मतलब ए इंटरसेक्शन बी बार, ए में से वो वाले एलिमेंट हटाना है जो बी में आ रहे हैं, मतलब ए नॉट बी, ए बट नॉट बी, वो वाला हो गया। तो इसको क्या कैसे लिखते हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है, 3/6, ये हमने निकाली भी है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट है भाई, 1, तो 1/6 उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, तो ये हो गया 2/6, दैट इज 1/3। तो डायरेक्ट हम ऐसे बोल सकते हैं कि 2 एलिमेंट है ओनली ए में, तो 2/6, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ पार्ट में क्या बोला गया है, एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अकर्स। एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अकर, इसका मतलब हो गया ओनली ए, ओनली ए एंड ओनली बी। ओनली बी मतलब दोनों होना चाहिए, ओनली ए एंड ओनली बी, नहीं एंड लगाएंगे और लगाएंगे, ओनली ए और ओनली बी, ठीक है। तो ओनली ए की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, सिर्फ ए हो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/6 प्लस ओनली बी की प्रोबेबिलिटी 6, मतलब एक एलिमेंट है इसमें ये, तो 1/6, तो ये हो गया 3/6, दैट इज हाफ। या फिर हम डायरेक्ट बोल रहे कि ओनली ए या ओनली बी, ओनली ए में कितने एलिमेंट है, 2, ओनली बी में 1, तो टोटल कितने हो गए, 3/6, दैट इज हाफ, ऐसे बोल सकते हैं हम, ठीक है। फिफ्थ में बोला गया है आइदर बोथ आर नन अकर, मतलब आइदर बोथ मतलब किसकी बात कर रहा है, ये ए और बी की इवेंट की बात कर रहा है, या तो दोनों ए और बी दोनों हो या दोनों नहीं हो। तो दोनों हो कौन सा एलिमेंट हो गया, एलिमेंट नंबर 3, और दोनों नहीं हो मतलब एलिमेंट 1 और 4, सॉरी आउटकम 1 और 4। तो टोटल तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इस केस में हो जाएगी आपकी, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस 1 2 3 डिवाइडेड बाय टोटल 6, तो ये भी हो गया आपका हाफ। आ रही है बात समझ में, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम है फोर्थ वाला, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे कि ओनली ए और ओनली बी अकर्स, ठीक है। तो वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि इस केस में जो दोनों का कॉमन है वो रीजन 2 बार आ रहा है, हमें चाहिए क्या, कितनी बार, एक बार भी नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 3/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 2/6, 2 एलिमेंट है ना उसमें, और माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी है 1/6, तो ये आपका आ जाएगा 3/6, दैट इज हाफ। वहां से भी यही आया था, यहां से भी यही आया था, बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि आपको फील आना चाहिए कि क्या हो रहा है। अब फॉर्मूले तो यदि आपने समझ लिया है कि कब क्या हो रहा है, किस रीजन की हम बात कर रहे हैं या क्या बोलना चाह रहा है, ओनली ए का मतलब ये हुआ कि सिर्फ ए हो, उसमें बी वाला जो कॉमन रीजन है वो हटाना पड़ेगा, मतलब एलिमेंट 2 और 5 की बात कर रहा है, क्योंकि 3 जो है दोनों में आ रहा है। तो ओनली ए का मतलब हुआ 2 और 3 हो, क्यों 2 और 5 हो, यदि 3 हो गया तो दोनों ए और बी दोनों भी हो सकते हैं, वो वाला आपको हटाना पड़ेगा। आगे बात समझ में, तो फील आना चाहिए आपको, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26। 26 देखो, 26 में बोल रहा है आपसे, इफ कॉइन इज टॉस्ड एंड डाई इज थ्रोन, राइट डाउन द सैंपल स्पेस एंड ऑल्सो फाइंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स।
अब आप बोलोगे कि इसका सेट से क्या रिलेशन है, तो भाई ये क्वेश्चन जो है जानबूझ कर रखा गया है ऐसे बीच में कि आप ऐसे नहीं सोचो कि ये टॉपिक पढ़ाया जाए तो ऐसे क्वेश्चन होंगे। मतलब एक मेंटेलिटी रहती है ना कि ये टॉपिक पढ़ाया जाए तो इसको ऐसे ही अप्रोच करना है। तो कुछ क्वेश्चंस आपको बीच में मिलेंगे जो मिक्स क्वेश्चन होंगे, मतलब अभी तक जो पढ़े हैं हमने वो उससे भी रिलेटेड कंसेप्ट होंगे। ठीक है, 26 देखो क्या है, एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं और एक डाई को थ्रो कर रहे हैं, तो आपसे सैंपल स्पेस पूछा जा रहा है। तो एक कॉइन को टॉस करेंगे तो उसमें पॉसिबल आउटकम 2, एक डाई को थ्रो करेंगे तो 6, तो टोटल कितने होंगे 12। अब 12 कैसे होंगे कि मान लो कॉइन पर टेल आ गया तो फिर तो डाई में क्या क्या पॉसिबल है 1 2 3 4 5 और 6, और मान लो कॉइन पर हेड आ गया तो फिर डाई पर क्या आ सकता है ये, तो टोटल कितने होंगे आपके पास 12। आगे बात समझ में। अब आगे क्या पूछ रहा है, ऑल्सो फाइंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स। एक कॉइन को और एक डाई को, एक कॉइन है आपके पास इधर और एक डाई है इधर, इसको थ्रो किया तो पॉसिबल इवेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, बहुत ही सिंपल, सैंपल स्पेस के जो इवेंट्स होंगे वो होंगे सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए भाई 12, तो इसके सबसेट कितने होते हैं 2 पावर n होते हैं, क्या याद होना चाहिए आपको। यदि सेट है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है तो उसके सबसेट्स कितने पॉसिबल है 2 पावर n। तो टोटल नंबर ऑफ और जो इवेंट्स होते हैं वो आपके सैंपल स्पेस के सबसेट ही होते हैं क्या। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स पॉसिबल है 2 पावर 12। अब इसमें वो भी आ गया कि जब इनमें से कोई भी ना हो, मतलब 5 हो जाए या सारे के सारे हो जाए, तो वो भी इवेंट कहलाएगा आपका। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं कि कॉइन पर हेड आ जाए और डाई पर 7 आ जाए, तो वाला केस कौन सा हो जाएगा 5 वाला, या वो इवेंट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। आगे बात समझ में। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स होंगे आपके 2 पावर 12 या सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला गया है, अ बैग कंटेन्स 4 white ball, 3 red, 4 green balls. A ball is drawn randomly, then find probability that ball drawn is white or green. सिंपल क्वेश्चन है क्या ये भी। एक बॉल को ड्रॉ किया जा रहा है ना, समझना बात को। अब इसको हम कई तरीके से समझ सकते हैं। एक तो जो हम अभी तक देखते आए हैं कि सबसे पहली बात तो होती है कि अब यहाँ पर बॉल, जैसे व्हाइट बॉल है 4, तो वो चारों आइडेंटिकल होगी या डिफरेंट होगी, यहाँ कुछ नहीं दे रखा है। तो प्रोबेबिलिटी में आपसे बोला गया है कि आइडेंटिकल लो डिफरेंट लो, प्रोबेबिलिटी में फर्क नहीं पड़ता ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल है या डिफरेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 27 में आपके पास टोटल नंबर, आप कितनी बॉल ड्रॉ कर रहे हो सबसे पहले तो वो देखो। अब बॉल इज ड्रॉ, एक ही बॉल ड्रॉ की जा रही है, तो टोटल आपके पास कितनी बॉल है 8 + 3 11। फेवरेबल केसेस क्या है कि व्हाइट हो या फिर ग्रीन हो, तो व्हाइट की टोटल नंबर ऑफ व्हाइट बॉल कितनी है 4 और ग्रीन बॉल्स कितनी है 4, तो ये हो गया 8/11। ऐसे समझ लो या फिर ऐसे समझो, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/11। ठीक है, ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई देखो 4/11, ये भी है क्योंकि नंबर ऑफ बॉल्स 4 है। ठीक है, अगेन आइडेंटिकल हो डिफरेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता प्रोबेबिलिटी, तो हमने डिफरेंट मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो आपसे ये पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ व्हाइट और ग्रीन, मतलब ये आपसे पूछ रहा है कि व्हाइट बॉल यूनियन ग्रीन, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट इंटरसेक्शन ग्रीन। ठीक है, तो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी 4/11, ग्रीन आने की 4/11। ये दूसरा तरीका बता रहा हूं, है ना। दूसरा तरीका क्यों बताया जा रहा है कि आपको समझ में आना चाहिए कि सेट थ्योरी से जो बताया गया आपको प्रोबेबिलिटी, ठीक है, वो समझ में आना चाहिए। अब एक बॉल ड्रॉ कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि व्हाइट और ग्रीन दोनों एक साथ आ जाए, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। या फिर हम ऐसे बोले कि व्हाइट और ग्रीन का जो सेट बनेगा वो डिसजॉइंट सेट बनेगा क्या। मतलब मैं आपसे बोलूं कि एक में व्हाइट बॉल्स है और एक में ग्रीन बॉल है, तो व्हाइट बॉल्स कितनी है 4, ग्रीन बॉल कितनी है 4, दोनों में कोई कॉमन रीजन आएगा क्या, नहीं आएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी भाई 0। ऐसे समझो या फिर ऐसे समझो इसको, मतलब ऐसा आ गया डिसजॉइंट सेट हो गया या डिसजॉइंट इवेंट, और डिसजॉइंट इवेंट मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुए क्या ये, मतलब व्हाइट बॉल आना
ग्रीन बॉल आना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या? मतलब व्हाइट बॉल आ गई तो फिर ग्रीन बॉल कभी नहीं आएगी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, याद करो उसमें क्या बोला, E1 और E2 यदि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो E1 हो गया तो E2 कभी नहीं होगा, E2 हो गया तो E1 कभी नहीं होगा, मतलब दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते। तो ये वही वाला केस है क्या कि व्हाइट बॉल आना और ग्रीन बॉल आना, एक ही बॉल ड्रॉ कर रहे हैं दोनों एक साथ आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आपकी 8/11, सिंपल। तो यहां से भी हमने वही देखा था, यहां से भी वही देखा, एक ही बात है। आगे बात समझ में? नाउ क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग द मैच 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग द मैच 0.3, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विंस द मैच, नो ड्रॉ। तो आपसे बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए और बी, या ऐसा बोला है ना एटलीस्ट वन, तो ए यूनियन बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ दे रखा है 0.3। अब ए और बी कोई भी ड्रॉ पॉसिबल नहीं है, मतलब या तो ए जीतेगा या फिर बी जीतेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए एंड बी बोथ, तो वो तो कितनी होगी 0। या ऐसे बोले कि ए और बी क्या है आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो दोनों एक साथ नहीं जीतेंगे, मतलब ए जीतेगा या फिर बी जीतेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0। तो टोटल प्रोबेबिलिटी आपके पास आ गई 0.5, 0.2 प्लस 0.3, 0.5। आ रही बात समझ में क्या हो रहा है? ठीक है, ओके। सो नाउ विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 29। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.25, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0.14, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर ए नॉर बी अकर। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 ये क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ना ही ए हो और साथ ही साथ बी भी नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होता है, अभी हमने देखा था 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ये सब आपको गिवन है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 0.25, बी 0.5, ए इंटरसेक्शन बी 0.14, तो ये आपका हो गया 1 माइनस 0.75 माइनस 0.14, सो दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.61, तो ये हो गया आपका 9 और 0.39, ओके सिंपल है। और क्या बोल रहा है, ऑल्सो फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, तो ये क्या होता है ए बट नॉट बी, so it is nothing but probability of A minus probability of A intersection B। तो probability of A कितना गिवन है 0.25, A intersection B is 0.14, so this is equals to 0.11, simple, okay। now question number 30 में क्या बोला है देखो, क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है in a food basket there are 4 apples and 6 orange, 4 apples and 6 orange, 3 of the apples and 1 orange are damaged। तो इसमें 3 डैमेज्ड है और 1 गुड है, और इसमें 1 ऑरेंज इज डैमेज, तो 1 डैमेज्ड and rest of are good, okay। so 5 fruits are good, okay। a fruit is selected at random, what is the probability that it is an apple or a good fruit? ठीक है, तो probability of apple कितना हो जाएगा, एप्पल्स कितने हैं 4, टोटल कितने हैं आपके पास 10, फ्रूट्स हम डिफरेंट ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है प्रोबेबिलिटी के केस में, ठीक है। और गुड फ्रूट आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, टोटल गुड फ्रूट्स कितने हैं आपके पास, 1 इधर है और 1 5 इधर है, टोटल 6/10, ओके। आ रही बात समझ में? अब उसने पूछा है कि प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन एप्पल और अ गुड फ्रूट, तो एप्पल और गुड मतलब ये बोल रहा है यूनियन पूछ रहा है आपसे, एप्पल और गुड फ्रूट का यूनियन पूछ रहा है आपसे। आगे बात समझ में, क्योंकि एप्पल हो या फिर एक गुड फ्रूट, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एप्पल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड फ्रूट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एप्पल इंटरसेक्शन गुड फ्रूट। तो ये क्या है कि वो एप्पल है और फ्रूट जो है वो कैसा है, अच्छा वाला है, डैमेज नहीं है। आगे बात समझ में, तो प्रोबेबिलिटी एप्पल की प्रोबेबिलिटी 4/10, गुड फ्रूट की प्रोबेबिलिटी 6/10, ठीक है, माइनस वो एप्पल हो और अच्छा हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, एप्पल और अच्छा हो वो कितना है 1, टोटल कितना है 10, तो ये हो गया आपका 9/10,
बहुत ही सिंपल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 31 में क्या बोल रहा है आपसे ये, A, B are two candidates seeking admission in IIT. The probability that A is selected is 0.5. The probability that both are selected is at most 0.3. Is it possible that probability of B getting selected is 0.9? Okay, आपको क्या क्या गिवन है पहले वो देख लो। A की probability है IIT में जाने की 0.5, B की probability हमें निकालना है, ठीक है, या इसका इंटरवल आएगा, और आपसे बोला है probability of A intersection B that both are selected is at most 0.3, मतलब less than or equal to 0.3 है इसकी probability। A और B दोनों IIT में जाए, उसकी probability मैक्सिमम 0.3 दे रखी है, तो वो हो जाएगा less than or equal to 0.3। तो हम जानते हैं probability of A union B is equals to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। तो probability of A intersection B is equals to probability of A plus probability of B, ये उधर जाएगा, minus probability of A union B, और ये क्या दे रखा है, लेस देन और इक्वल टू 0.3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, 0.5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बारे में तो हमें बात करनी है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज लेस देन और इक्वल टू 0.3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहां से आ गया लेस देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस 0.5, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 0.2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो इससे हमेशा छोटा है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू से भी छोटा होगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना हो, 1। तो 1 माइनस 0.2 दैट इज 0.8। तो बी की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो सकती है 0.8, तो उससे हमेशा छोटा होगा। तो बी की आईआईटी में जाने की प्रोबेबिलिटी 0.9 कभी पॉसिबल है क्या? सो कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इसकी 0.8 है। सो आंसर इज नॉट पॉसिबल। आगे बात समझ में, सिंपल क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32। ये बात समझ में आ गई ना, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है इसके बराबर ही इससे छोटा है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू से भी हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब ये प्रोबेबिलिटी 1 हो जाए, क्योंकि ए यूनियन बी मैक्सिमम 1 ही हो सकता है ना, प्रोबेबिलिटी है तो 1 से ज्यादा तो नहीं हो सकता ना, कम तो हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता ना। नाउ प्रॉब्लम नंबर 32 में क्या बोला, फॉर द सैंपल स्पेस इट इज नोन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0.6, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी ए बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, अभी हम ऊपर देखा हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दे रखा है, 0.5, बी दे रखा है 0.6, ठीक है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो ये हो गया 1.1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब उसने आपसे क्या पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू बताना है। अच्छा, इसे यदि हमें मैक्सिमाइज करना है, यदि ये मैक्सिमम चाहिए आपको, तो ये माइनस में है तो ये क्या हो, मिनिमम। अब ए यूनियन बी मिनिमम कब होगा उसकी बात कर लेते हैं। ए यूनियन बी आपको मिनिमम बताना है, ठीक है। अब ऐसे समझो, ए यूनियन बी का मतलब तो क्या होता है कि ए के एलिमेंट भी लेना है, बी के भी लेना है। तो जीरो तो नहीं होगा। किसी के दिमाग में आ रहा है कि मिनिमम तो इसको जीरो कर दो, अरे भाई ए और बी को भी तो देखना पड़ेगा। ए की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, बी की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, तो ए यूनियन बी में तो दोनों के एलिमेंट आएंगे ना। तो हमें ये मिनिमम चाहिए, तो वो कब पॉसिबल है, जब एक इवेंट ए 0.5 है ना, और बी 0.6 है। मतलब ऐसे समझो कि बी में नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा होंगे तभी उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा आ रही है कंपेयर टू ए। तो बी जो ए है आपका, वो बी के अंदर आ जाए कंप्लीटली, तब ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर, क्योंकि वही बड़ा है। तो बात समझ में आ रही, अरे ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि ए के अंदर बी आ जाए, ए के अंदर बी आ ही नहीं सकता, क्योंकि a 0.5 है, b 0.6 है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होगा कि उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है हम उससे बात कर सकते हैं कि इसमें कम है कंपेयर टू b में। तो ज्यादा एलिमेंट हो गया, उसके अंदर ही तो कोई सा सेट आ सकता है। तो पॉसिबल केस कौन सा है, ये वाला, क्योंकि b में ज्यादा एलिमेंट्स है। तो a यूनियन b जो मिनिमम पॉसिबल है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ b के बराबर, और प्रोबेबिलिटी ऑफ b जो है वो कितना है, 0.6। तो ये हो गया 0.5। तो यही मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो सकती है ए इंटरसेक्शन बी।
आगे बात समझ में? या फिर ऐसे हम डायरेक्ट समझ सकते हैं कि ए जब बी के अंदर आएगा, ए जब बी के अंदर आ रहा है तब दोनों का इंटरसेक्शन कौन सा हो गया? सेट ए। तो ये सेट ए की प्रोबेबिलिटी है क्या? जब ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम जब हो, ये कब होगा? जब ए जो है कंप्लीटली बी के अंदर आ जाए। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। ओके, नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देखते हैं हम। पॉइंट नंबर 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एंड सेकेंड पॉइंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की बात करें, मिनिमम मैक्सिमम की। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी बी आपको गिवन है तब। ठीक है, हमने कुछ अभी प्रॉब्लम में एक में देखा है, वैसे ही है। देखो जैसे दो इवेंट ले लिए हमने ए और बी। ठीक है, ए और बी। ठीक है, इस केस में ए इंटरसेक्शन बी कितना है? इतना। ठीक है, और यदि ये केस ले लूं मैं, जब ए और बी कैसे हो? ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यदि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? 5। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इस केस में? 0। तो मिनिमम प्रोबेबिलिटी आपकी 0 हो सकती है जब क्या हो? वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। ठीक है, अब जैसे बी सेट इसके अंदर आता जा रहा है, समझना, ये बी जो है अंदर आता जा रहा है, ये वाला केस होगा। और एक केस ऐसा होगा कि ए जो है वो बी के अंदर आ जाए पूरा। या फिर क्या हो सकता है, मान लो ए बड़ा है तो ये हो गया, और मान लो बी बड़ा है तो उस समय क्या होगा कि बी जो है, बी के अंदर पूरा का पूरा ए आ जाएगा आपका। आगे बात समझ में? तो ए इंटरसेक्शन बी, इस केस में क्या हो गया? बी। अब प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया, इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगा मिनिमम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आगे बात समझ में? मतलब फिर से एक बार, ए इंटरसेक्शन बी मिनिमम प्रोबेबिलिटी है तो 0 ही हो सकती है। वो कब हो सकता है? जब दोनों के दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। ठीक है, और इस केस में देखो अब बी इसके मतलब ऐसा आता जा रहा है, ऐसे आता जा रहा है, तो ये केस हुआ। फिर ये हो सकता है कि बी पूरा का पूरा ए के अंदर आ जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि ए छोटा हुआ तो ए जो है बी के अंदर पूरा आ जाए, ये भी तो हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ए इंटरसेक्शन बी की, वो होगा या तो मिनिमम बी हो जाए, या सॉरी बी छोटा हो जाए ए से, या फिर ए छोटा हो जाए बी से। तो इंटरसेक्शन कब मिलेगा? जब ए और बी में से जो भी मिनिमम होगा वो आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा। किसकी? ए इंटरसेक्शन बी की। आती है बात समझ में? ये वाला केस हो गया, तो इस समय क्या हो जाएगा? किसकी प्रोबेबिलिटी मिनिमम हो जाएगी? बी। ठीक है, अब ए यूनियन बी की हम बात करें, ए यूनियन बी की बात करें तो ये जो होगा मिनिमम कब होगा और मैक्सिमम कब होगा उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ए यूनियन बी मिनिमम और मैक्सिमम कब होगा? ए यूनियन बी, ये वाला केस तो हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दोनों को आप ऐड करोगे, इसमें कम होता जा रहा है। समझ में आ रहा है इसमें? तो ये तो सबसे ज्यादा है, ये कम हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, तो इस केस में ए यूनियन बी कितना हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि ए और बी का यूनियन क्या है? ए। इस केस में ए यूनियन बी क्या हो गया? बी। तो इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा, ए और बी में से जो भी मैक्सिमम होगा वो आपको ए यूनियन बी का मिनिमम देगा। क्या ये बात समझ में आती है? मतलब मैं ये केस देखूं तो इससे ज्यादा है, ए यूनियन बी की बात चल रही है यहाँ पे। ए यूनियन बी मतलब ए के एलिमेंट भी लेंगे और बी वाला रीजन भी लेंगे। ठीक है, तो इस केस में ए यूनियन बी हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इधर हो गया बी वाला रीजन। आगे बात समझ में? इधर हो गया ये पूरा और ये पूरा, और इधर हो गया ये और ये दोनों। तो कम कम मिलेगा इन दोनों में जो भी बड़ा होगा, क्योंकि ए यूनियन बी आप लोगे तो इसमें तो पूरा रीजन लोगे ना आप। आ रही बात समझ में? तो इन दोनों में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी बी में जो सबसे बड़ा है वो वाला आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। मतलब मैक्सिमम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में जो भी बड़ा है वो आपको मिनिमम देगा ए यूनियन बी की। और मैक्सिमम की बात करें तो वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का एडिशन। ठीक है,
और कहीं कहीं ऐसा हो सकता है जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास आ गया 0.7 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.2, तो ए यूनियन बी मैक्सिमम हो जाएगा आपका 0.9 इस केस में, दोनों का ऐड कर दो। आ रही बात समझ में? बट ऐसा हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मान लो 0.8 हो जाए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.3 हो जाए, तो अब इनको ऐड करो तो ये तो 1.1 आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि उसमें तो प्रोबेबिलिटी जो है 1.1 तो कभी हो ही नहीं सकती, मतलब दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आप करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसमें क्या होगा, मैक्सिमम क्या हो गया आपका, मिनिमम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमा 1, मतलब ये वाला केस आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपका मैक्सिमम हो जाएगा, दोनों को आप ऐड कर दो, ए इंटरसेक्शन बी उस समय क्या हो जाएगा 0, मतलब ये वाला केस, ठीक है। बट जैसे 0.8 और 0.3 हो गया तो वहां पर इंटरसेक्शन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो हम ये तो नहीं बोलेंगे इस केस में कि प्रोबेबिलिटी इसकी मैक्सिमम हो गई 1.1, तो प्रोबेबिलिटी तो 1 से ज्यादा हो नहीं सकती, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी या 1, इन दोनों में से जो भी छोटा है वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू देगा। आगे बात समझ में? और यदि ए और बी ये है आपका, तो ये कभी भी 1 नहीं हो सकता, फिर तो हम हमेशा 1 नहीं लिखेंगे इसको। बात समझ में आ गई? यदि ऐसा केस है आपका तो ये कभी भी इन दोनों का सम कभी 1 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। मैक्सिमम कितना होगा 0.9, तो वही बोला है कि इन दोनों में जो भी छोटा है वो आपको उसका मैक्सिमम वैल्यू दे देगा ए यूनियन बी का। ओके, सिंपल फंडा है, तो ये ध्यान रखेंगे हम। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या बोलता है, देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को सबसे पहले डिनोट ऐसे करते हैं ए बाय बी, इसको पढ़ते कैसे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, इसको पढ़ते कैसे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। इसका मतलब क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of A given B has occurred। A की प्रोबेबिलिटी जब B हो चुका है तब, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी A गिवन B का मतलब यह हुआ कि A की प्रोबेबिलिटी जब आपका B ऑलरेडी हो चुका है तब, ठीक है। जैसे मैं बात करूं, समझना, A और ये B, ठीक है, ये ओनली A वाला रीजन 1 हो गया, दोनों का कॉमन 2 हो गया, ओनली B वाला 3 हो गया और बाहर वाला रीजन 4 हो गया आपका। बात को समझना, ठीक है। तो हम लिखे प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B, जो आएगा वो क्या होगा आपका, हमने क्या इसका बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A गिवन B ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। तो B आपका हो चुका है, आपको ये गिवन है क्वेश्चन में कि B हो गया है, जब आप बताओ कि A की प्रोबेबिलिटी क्या है उस केस में, समझो आप बात को, ठीक है। तो B होने का मतलब, जैसे A गिवन B की हम बात करें तो जो डिनोमिनेटर में होता है वो हो गया, तब इसकी प्रोबेबिलिटी न्यूमरेटर में जो होता है, ऐसे समझ लो कि ऊपर जो होता है उसकी प्रोबेबिलिटी बताना है जब डिनोमिनेटर हो चुका है। डिनोमिनेटर मतलब जो B लिखा हुआ है, ऐसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऐसे पढ़ते नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो B हो चुका है, B में कौन कौन सा रीजन आएगा, रीजन 2 और रीजन 3। आगे बात समझ में? और तो ये तो आपका B हो गया है, तब आपको बताना है कि A की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो A की प्रोबेबिलिटी, A के लिए तो हम देखें तो कौन कौन सा रीजन है 1 एंड 2, B के लिए कौन कौन सा रीजन था भाई 2 एंड 3। तो A में 1 और 2 है, हमें उससे मतलब नहीं है, हो कौन कौन सा रहा है रीजन 2 और रीजन 3। तब A हो जाए, वो A कब होगा जब रीजन 2 हो जाए, मतलब एलिमेंट जो है रीजन 2 से आ जाए। आगे बात समझ, क्योंकि B हो रहा है तो रीजन 2 और रीजन 3 में जो भी एलिमेंट है आपके वो चलेंगे, ठीक है। तो उस समय A हो जाए तो वो कब पॉसिबल है, जब रीजन 2 हो जाए, क्योंकि 1 में तो कोई पॉइंट आ ही नहीं रहा है, क्योंकि B जब हो रहा है तो आपका ये पूरा हो रहा है इस रीजन में जो भी पॉइंट है। आ रही बात समझ में? तो कहने का मतलब ये हुआ आपका कि रीजन 2 और 3 में से A कब होगा, जब 2 आ सकता है, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई।
तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन टू, रीजन नंबर 2, अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन रीजन नंबर 2 एंड रीजन नंबर 3। ठीक है, ये आपको समझ में आता है। ये क्या बोला गया है, डिनोमिनेटर में क्या है कि जब बी हो गया है मतलब रीजन 2 और रीजन 3 हो गया है। अब उस समय आप बताओ कि ए की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ए जो है रीजन 1 और 2 है, तो 1 तो कभी होगा ही नहीं क्योंकि बी हो रहा है तब। तो ए कब हो सकता है, जब रीजन 2 में 2 वाले एलिमेंट हम ले ले। तो रीजन 2 कौन सा हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में 2 एंड 3 कौन सा हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बी। इसको सिंपल स्पेस से आप डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। यदि हम ये लिखना चाहे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, इसका मतलब क्या हुआ कि जब ए हो गया तब बी की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ए हो गया मतलब कौन कौन सा रीजन हो गया आपका, 1 और 2। तो उस समय बी होने के चांसेस कम होंगे जब रीजन नंबर 2 से एलिमेंट्स आपके आएंगे। तो इसको हम देखें तो ये बन जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सिमिलरली जैसे यहां किया है, अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो आपको कहीं भी लिखना है तो आप क्या करोगे, इसकी प्रोबेबिलिटी जो नीचे है और उन दोनों का इंटरसेक्शन। जैसे मैं बोलूं आपसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 गिवन इवेंट 2, मतलब E1 की प्रोबेबिलिटी बताओ जब E2 हो चुका है। तो नीचे क्या आएगा, जो नीचे लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी, उसका प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन। सिंपल है। ठीक है, तो एक जैसे हम क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर आने वाला है 33। ठीक है, अ डाई इज रोल्ड। ठीक है, और इवेंट E1 हमने डिफाइन किया है कि उस पर जो आउटकम हो वो ग्रेटर देन 3 हो। तो क्या क्या हो सकता है, 4, 5 एंड 6। इवेंट 2 हमने डिफाइन किया कि वो एक प्राइम नंबर हो, 2, 5, 2, 3 और 5 हो सकता है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन E2, मतलब जब प्राइम नंबर हो रहे तब बताओ कि वो जो नंबर है वो ग्रेटर देन 3 है। E1 किसको डिफाइन किया हमने, जब आउटकम ग्रेटर देन 3 है, और E2 क्या है आपका, जब आउटकम जो है वो एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर क्या क्या हो सकता है, 2, 3, 5। ठीक है, और E1 जो है ग्रेटर देन 3। तो आपसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन E2, मतलब E2 क्या बोला है कि जब प्राइम नंबर आ चुका है तब उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो आउटकम होगा वो ग्रेटर देन 3 होगा। आगे बात समझ में। तो हम ऐसे बोले इसमें टोटल नंबर आपके पास कितने हो गए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई E2 आने की, या ऐसे देखो ना, हम बोलते हैं ना कि A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ, नीचे जो लिखा होता है E2, यहाँ पर A और B क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन न्यूमरेटर में आता है जैसे अभी बताया था, और नीचे क्या आता है, प्रोबेबिलिटी जो नीचे लिखा होता है। ठीक है, तो इन दोनों में इंटरसेक्शन में कौन सा एलिमेंट कॉमन है आपका, 5। तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, क्योंकि सैंपल स्पेस में डाई को रोल किया गया है तो जो आउटकम है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो सैंपल स्पेस में तो 6 होंगे ना। तो E1 इंटरसेक्शन E2 में कौन सा एलिमेंट कॉमन है आपका, 5। तो 5 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। ठीक है, और E2 क्या है, प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। तो इसमें इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/6। तो आंसर इज 1/3। आगे बात समझ में। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये इवेंट E1 बोल दिया, इधर E2 बोल दिया। ठीक है, तो E1 में एलिमेंट है आपके 4, 5, 6, तो 4, 6 और 5 यहां आ जाएगा। ठीक है, इसमें है 2, 3, 5, तो 2 और 3 तो ओनली E2 हो गए, और 5 कॉमन हो गया और 6 बाहर आ गया। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया है, इसको एक और तरीके से हम समझे यदि, तो ऐसे समझ सकते हैं कि E2 हो गया मतलब कौन कौन सा एलिमेंट आ गया, 2, 5, 3। ये एलिमेंट आ गया तब बताओ कि वो जो नंबर है 3 से बड़ा है। तो इस केस में 2, 3, 5 में 3 से बड़ा कौन सा नंबर है, 5। तो टोटल केसेस कितने थे आपके पास, 2, 3, 5, क्योंकि E2 हो गया है, और फेवरेबल केसेस कितने हो गए, अब एक ही बचा। तो प्रोबेबिलिटी सीधे 1/3 हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या बात समझ में आती है, आ जानी चाहिए अब तक तो। ठीक है, तो ये आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गया, समझ में आ गया। एक बार फिर से बता देता हूं क्या बोला गया था इस क्वेश्चन में, कि E1 की प्रोबेबिलिटी बताओ जब E2 हो चुका है। E2 क्या बोला हमने, कि प्राइम नंबर आना चाहिए डाई पर। अब उस समय बताओ, उस समय ये इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो जो आउटकम आ रहा है 3 से बड़ा आ रहा है। तो प्राइम नंबर आ रहे हैं तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं टोटल, 3, 2, 3, 5, 2, 3 और 5।
अब ये जब 2 3 5 आ रहा है तो उसमें प्राइम आने का, सॉरी ये तो प्राइम था है ना, अब 2 3 5 आ रहा है तो उसमें ये प्रोबेबिलिटी बताओ कि आउटकम 3 से बड़ा हो, क्योंकि इवन क्या है, आउटकम ग्रेटर देन 3। तो मतलब 5 की प्रोबेबिलिटी इन 3 इवेंट में 2 3 5 में, तो क्या हो जाएगा 1/3। फेवरेबल केस ओनली 1 है, टोटल केस 2 3 5 है। आगे बात समझ में, ऐसे समझ लो, या फिर फॉर्मूला दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ जो नीचे लिखा होता है वो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/6, क्योंकि इन दोनों इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6। सैंपल स्पेस में कितने हैं 6, अपॉन में E2 की प्रोबेबिलिटी, ये 2 3 5 आने की प्रोबेबिलिटी 3/6, तो ये हो गया 1/3। ऐसे समझो, या फिर ये जो समझाया था, दोनों समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है, ठीक है। अब इसमें भी फिर हम कुछ नोट लिखते हैं, ठीक है। नोट नंबर 1 बात करें, नोट नंबर 1, ठीक है। यदि हम बात करें कि इफ A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, A and B are mutually exclusive है, then probability of A given B, इसको हम दोनों तरीके से समझेंगे, एक तो फॉर्मूला जो बनाया उससे भी, और इसका जो मीनिंग है उससे भी हम समझेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B क्या होता है कि जब B हो चुका है तब A की प्रोबेबिलिटी तो वो 0 होगा, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो एक हो गया तो दूसरा कभी हो ही नहीं सकता। तो A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो B हो गया आपका, तो A फिर कभी होगा ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0। नहीं आती बात समझ में, नहीं बात समझ में आती है तो इसको आप ऐसे समझ लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B क्या होता है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ B, और A इंटरसेक्शन B दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो कितना होगा 0 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ B, दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐसे समझ में ये वहीं पर समझ में आ गया होगा पहले जो बताया कि आपका B हो चुका है तब A की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है इवेंट्स आपके। ओके, बोलो भाई समझ में आता है या फिर नहीं आता है, ठीक है। और अब नोट नंबर 2 में हम बात करें कि एक मान लो किसी का सेट हो जाए, सबसेट हो जाए, मान लो B इज सबसेट ऑफ A, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B, दोनों से हम समझेंगे, फॉर्मूले से भी समझेंगे और फिर मीनिंग से समझेंगे, फिर फॉर्मूले से। तो जैसे बोल रहा है कि B इज सबसेट ऑफ A, तो मतलब जो B है वो A के अंदर कंप्लीटली आ रहा है, सबसेट बोला गया ना। तो आप इसको ऐसे समझो कि आपका B हो चुका है तब A की प्रोबेबिलिटी, तो आपका यदि B हो रहा है, समझना बात को, कि B हो गया है तब B जो है A का सबसेट है, तो B आपका हो गया है तो क्या A हो गई होगा क्या, क्योंकि आप B से कोई भी एलिमेंट उठा लो वो A से आएगा क्या, हमेशा आएगा। वो जो B से आप जो एलिमेंट उठा रहे हो वो A का एलिमेंट हो गई होगा, क्योंकि B जो है A का सबसेट है, तो ये आपका होगा 1। मतलब कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि आपका B जब हो रहा है तो A की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, क्योंकि B इज सबसेट ऑफ A। ठीक है, इसको फॉर्मूला कैसे समझ सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B हो जाएगा अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ B, तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा दोनों का, प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ B, तो ये कितना आ गया 1। यहां से भी हम समझ सकते हैं, ठीक है। और ऐसे हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A, ये क्या होगा, तो ये आपका सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ A, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A। यहां नहीं 1 बोलेंगे, ठीक है भाई, यहां पर ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका नोट नंबर 2 हो गया, ठीक है। नाउ नोट नंबर 3, यदि आपसे बोला जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B बार, एक तो ये पूछा गया है और एक ये पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार गिवन B, इन दोनों में एक हमेशा 1 होगा, इन दोनों में एक जो है हमेशा 1 होगा, वो कौन सा होगा बता सकते हो क्या? वीडियो को पॉज करो और खुद सोचो, ठीक है, फिर आगे बढ़ना। तो वो कौन सा होगा उसकी बात कर लेते हैं। देखो A ये B, ठीक है, हमेशा बोला गया है कि हमेशा जो है इसमें और इसमें एक 1 होगा, हमेशा की बात कर रहा हूं मैं, तो एक जनरल केस ले लिया
ए और बी, तो ये रीजन नंबर 1 ओनली ए वाला, ये दोनों वाला रीजन नंबर 2, ये इसको बोल दिया रीजन नंबर 3 और बाहर वाला रीजन नंबर 4। अब इसमें देखो ए गिवन बी में, तो ए गिवन बी, बी आपका हो चुका है मतलब 2 और 3 हो गया है, तब ए की तो ए कौन सा रीजन हो गया आपका 2, ठीक है। इसमें बी नहीं हुआ है, बी बार मतलब कौन कौन सा रीजन, बी नहीं होने का मतलब 1 और 4, तब किसकी प्रोबेबिलिटी ए की, तो 1 और 4 में ए कब होगा जब 1 आएगा, क्योंकि 2 की तो हम यहां बात ही नहीं करेंगे क्योंकि कौन सा रीजन हो रहा है 1 और 4, 1 और 4 में ए कब हो रहा है जब रीजन 1 आएगा। तो यहां पर तो डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो हम तो बोल नहीं सकते हैं कि ये 1 हो भी सकता है, ये नहीं बोला गया है कि 1 नहीं होगा ये कभी भी, मैंने बोला है कि हमेशा 1 होगा। क्या हमेशा 1 होगा, क्या हमेशा 1 नहीं होगा, ठीक है। इसकी बात करें हम ए गिवन बी में, तो बी कब होगा जब रीजन 2 आएगा और रीजन 3 आएगा, और ए हो जाए तो मतलब 2 वाला पार्ट, ठीक है। इधर बी हो रहा है, तो बी हो रहा है उस समय ए बार मतलब ए नहीं हो, ए नहीं हो मतलब कौन कौन सा रीजन हो गया 3 और 4, तो 2 और 3 में कौन सा लेंगे हम 3, क्योंकि बी होगा तभी हम ए बार की बात कर रहे हैं, समझ में आ जाना चाहिए अब तक। अब इन दोनों को आप ऐड करो तो ये हो जाए रीजन नंबर 2 के एलिमेंट 3 के अपॉन में 2 + 3, तो ये हमेशा 1 हो रहा है क्या। ये एक बार क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि ए और बी कोई इवेंट्स है किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के, तब ये ऑलवेज 1 होगा या ये ऑलवेज 1 होगा, ऐसे कुछ ऑप्शंस है, तो कौन सा हमेशा 1 होगा, ये वाला। आगे बात समझ में, हमेशा 1 कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। यदि आपको ऐसे याद नहीं रहे तो आप कैसे कर सकते हो इसको, ऐसे समझो कि ए को जो इवेंट है उसको नल सेट ले लिया, मतलब ए को हमने ले लिया नल सेट, ऐसे समझो। ए को आप यदि नल सेट ले लोगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, फिर पूरी की ये प्रोबेबिलिटी कितनी होनी पड़ेगी 1, ए नहीं हो रहा है मतलब कौन सा हो गया बी, बी के जो भी एलिमेंट आ रहे हैं वो इसमें आ जाएंगे, 2 इवेंट है तो। अगली बात समझ में, पर इसमें अब यदि ऐसा करते हो तो नहीं होगा, ए में आप कोई भी एलिमेंट नहीं ले रहे हो तो ये भी प्रोबेबिलिटी 0, ये भी प्रोबेबिलिटी 0, तो 0, तो हमेशा 1 नहीं हो रहा है, और ये 1 होगा उस केस में भी, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। तो ये आपका नोट नंबर 3 हो गया, ओके। और एक और पॉइंट हम लिखे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बार गिवन ए यूनियन बी, तो इसमें कौन कौन सा रीजन लोगे, ए यूनियन बी बार में कौन कौन सा आ रहा है, सबसे पहले तो ये बताओ मुझे। तो ए में 1 और 2 आ रहा है, ठीक है, और बी बार में कौन कौन सा आ रहा है, बी नहीं होके तो 1 और 4, तो कौन कौन सा आ रहा है 1, ए में 1 2 और बी बार में 1 और 4, तो मतलब ए यूनियन बी बार मतलब कौन सा रीजन हो गया 1 2 4। ए यूनियन बी में कौन कौन सा रीजन आ रहा है 1 2 और 3, तो इसकी यदि प्रोबेबिलिटी लिखे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन 1 2 एंड 3, और न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे हम 1 2, क्या 4 लिखेंगे क्या, तो 4 नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ए यूनियन बी बार की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है जब ए यूनियन बी हो चुका है, तो 1 2 3 हो चुका है, तो ए यूनियन बी बार कब होगा जब 1 और 2 होगा, तो 4 हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां पर 1 2 3 आ रहा है, तो इधर 1 और 2 होगा तभी हम बात करेंगे, 4 होगा उससे हमें मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि ए यूनियन बी में कौन सा रीजन हो रहा है 1 2 और 3, ये 3 रीजन में से कोई यहां से एलिमेंट आएंगे आपके, और ए यूनियन बी बार में तो 1 2 4 है। अरे भाई जब 1 2 3 हो रहा है तो 1 2 4 क्यों कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो 1 और 2 की बात करेंगे ना, तो ये जो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो ये इसकी पूछ रहा है, रीजन 1 और 2 की गिवन जब 1 2 3 हो रहा है, 4 की नहीं बात करेंगे। आगे बात समझ में, जैसे यहाँ पर ए में 1 और 2 हो रहा है तो हमने 1 की बात करी क्या, तो वैसे ही हम इसको बताया गया, याद रखना ये, ठीक है। हम जल्दीबाजी में कर लेते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी अपॉन में इसकी प्रोबेबिलिटी, ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है, उसको प्रॉपर बताया गया है कि कब क्या होता है, ठीक है। तो ये आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ थ्योरी पोर्शन था, ओके। अब हम क्वेश्चन देखते हैं।